हाँ जी। तो नमस्कार सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी को तैयारी। तो आज अपने एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ और आपके कुछ डाउट्स हैं उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो भाई, क्योंकि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन वीडियो देखते हो, स्टडी की वीडियो देखते ही नहीं हो। क्यों? स्टडी अच्छी नहीं लगती क्या? देखा करो, ठीक है। तो एक कमेंट है, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। और ये कमेंट्स भी हो गया। सर एग्जाम तो अच्छा ही होता है, रिजल्ट ही माड़ा आता है। ऐसा नहीं होता भाई। ये कमेंट है कि सर एग्जाम तो अच्छा होता है, रिजल्ट ही माड़ा आता है। तो रिजल्ट माड़ा नहीं आता, अपना एग्जाम की तैयारी होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इस वजह से रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। सर सॉरी बट हाँ, सर सॉरी बट एजुकेशनल वीडियो बनाने, फनी वीडियोस भी बनाया करो। अब ये किसी भाई ने सजेशन किया है कि सर आप एजुकेशनल वीडियो तो बनाते ही हो, फनी वीडियो भी बनाया करो और दोनों चैनल पर अपलोड किया करो, तो जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके अलावा मुझे बहुत से बंदों ने ये सजेशन दिया है, लेकिन आपने ये पूछा तो मैं अपने दिल की बात आपको बताता हूँ। मन की बात नहीं, दिल की बात। देखो क्या होता है, मैं वीडियो तो बना दूं फनी, लेकिन जो मेरा फेस है ना, जो मेरा फेस कट है, वो फनी नहीं है। क्योंकि आप जब कभी मेरे फेस को देखना, उस पर बहुत कम स्माइल होती है, ठीक है। मतलब सीरियस टाइप मेरा फेस है, वो ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, कभी मजाक के मूड में नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो मेरा फेस कट है वो एक फनी टाइप, देखने में सामने वाले को फनी नहीं लगता। तो जब तक सामने वाले को फनी लगेगा नहीं, तब तक वो फनी वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है। मैंने एक दो वीडियो बनाई भी हुई है फनी, खुद का चैनल नहीं है, किसी के साथ में काम करके मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो लगभग दो तीन वीडियो है मेरी फनी, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट मतलब लगा नहीं, जो रिस्पॉन्स मुझे लगना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट होल्ड क्यों किया है? तो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो पीएच कैंडिडेट का रिजल्ट है। जो पीएच कैंडिडेट है उनका ही रिजल्ट होल्ड किया गया। कुछ विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनका रिजल्ट होल्ड किया गया है। तो उनका जो अभी कोर्ट का फैसला था, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया था कि माइनस वालों को सिलेक्शन क्यों नहीं दिया गया। और पीएच कैंडिडेट के जिनके मेडिकल नहीं हुए हैं, जिनके अभी तक मेडिकल नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट है वो होल्ड पे है भाई, ठीक है। सर जी मेरे पास तो मांगा नहीं था। सर जी आपने लगा है, ये पता करो लोगों के पतले बैठी भाई, आपके बस में कितने नंबर थे? मेरे 70 नंबर थे भाई। हाई कोर्ट में कितनी जाएगी कुछ नहीं कह सकते। कट ऑफ पर तो बात करने का देखा जाए तो कितने बच्चे डीवी से बाहर हुए, कितने नहीं हुए, देखो मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना दी थी। इस पर आपके डाउट्स थे, मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना दी थी कि सर कितनी मेरिट गई थी, और मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ पर मैंने चर्चा नहीं की थी, मुझे पता। देखो अप्रोक्सीमेट अपने कट ऑफ, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोलना था आपको कि फोर्थ ग्रेड वाले पे आप उम्मीद मत रखना। ऐसा नहीं है भी जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है, वो एक फोर्थ ग्रेड की जॉब क्लियर करके नहीं आए, वो एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम को क्रैक करके आए हैं। और जिनका नहीं हुआ, उनको मैंने पहले ही बोला था कि अपनी तैयारी को साथ ही साथ जारी रखिए आप, ठीक है। अब रिजल्ट आ गया है, कितने डीबी करवाए, कितनों ने मेडिकल दिया, कितने बाहर हुए, इसका बातें करने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और मैंने इस पर काम करना भी छोड़ दिया है। क्यों? रिजल्ट आ चुका है फाइनल, बच्चों को नियुक्ति पत्र जारी कर दे दिए गए हैं, रोजगार मेला भी हो चुका है। तो अब अगर कट ऑफ से नंबर ज्यादा है चाहे कम है, अगर ज्यादा है तो वो फिर भी अपना कुछ कर सकते हैं, जिनके कम है तो उनका कोई संभावना बनती नहीं है। तो अपनी आगे तैयारी को दोबारा कंटिन्यू कीजिए और दोबारा से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और देखा जाए, हमारे पास जो सेटअप है, हम डेली एक एक टॉपिक डालते हैं। जो हमारे पास सेटअप है वो बहुत ही छोटा सा सेटअप है, इसलिए हम हर भर्ती के लिए दोबारा से तैयारी आपको एक बार नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बहुत डीपली आपको चीजें करवा दी हैं, उनको दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो चीजें आप कर लेते हो, उनके डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, अब मान लीजिए ये वीडियो के साथ कोई नया बच्चा जुड़ता है, तो मैं उसको यही कहूंगा कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या अनदर कुछ टॉपिक हो साइंस से रिलेटेड, जो मैंने आपको पढ़ाया हो, जो मैंने आज से हो सकता है 15 महीने पहले पढ़ाया हो, 12 महीने पहले, 8 महीने पहले,
आप उस वीडियो को देख रहे हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरीज वाइज देखिए। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस निकालिए और वहां से अपनी प्लेलिस्ट का थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कम से कम प्लेलिस्ट संभाल के उसको देखो भी, कहाँ ये टॉपिक यहाँ से मिलेगा, उसको पूरा सीरीज में देखो, तो आपके सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर होते चलेंगे। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हो उनके कोई डाउट्स नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कल जो एग्जाम हुआ था एलडीसी का उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आए थे और मैंने करवाए थे, उसमें से जो क्वेश्चन आए थे मैंने लगभग क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अपने टॉपिक आगे करते हैं शुरू, और नया टॉपिक है आवर्धन कांच या सरल सूक्ष्म दर्शी। तो यहां पर दो शब्द है, एक तो है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, वो आवर्धन होता है। कैसे? आप सिनेमा हॉल में गए होंगे या प्रोजेक्टर में आप कभी स्टडी की होगी, तो वो छोटा सा सेटअप होता है और सामने एक फिल्म लगी होती है, उस पर पूरा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो आवर्धन होता है कि इसने कितना आवर्धन किया है, यानी कि वो कितना फैला है, ठीक है, या कितना बड़ा हुआ है, वो होता है आवर्धन। और अब नाम है सूक्ष्म दर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा और दर्शी का मतलब होता है देखना, यानी कि कोई ऐसा apparatus बनाया गया, कोई ऐसा उपकरण बनाया गया जिसके द्वारा आप सूक्ष्म से जो छोटी चीजें उनको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हो। जैसे आप छोटे होते तो आपने दूरबीन देखी होगी ना, उसकी बात, उस टाइप की चीजों की हम बात करेंगे। और अभी हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, किसकी? सरल की। फिर धीरे धीरे आगे और बढ़ते चलेंगे चीजों के बारे में, मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें करवाता रहूंगा। ठीक है, तो आवर्धन का मतलब आपको समझ में आ गया, सूक्ष्मदर्शी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब इस होता क्या है, ये सूक्ष्मदर्शी है वो होता क्या है? तो कम फोकस अंतर का उत्तल लेंस होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। और जो फोकस का अंतर है वो बहुत कम होता है, फोकस अंतर होता है वो बहुत कम होता है। अब जितना कम फोकस अंतर होगा उतना ही अच्छा आपका सूक्ष्मदर्शी होगा। पहली बात तो आपको यही होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में फोकस अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। और उसमें लेंस पूछे तो लेंस आप बोल दोगे कि उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। दो क्वेश्चन आपके क्लियर यहां से हो, एक ये और एक ये। इसके मुख्य मुख्य इसके मुख्य के अंदर रखी वस्तु, मुख्य फोकस के अंदर आना चाहिए, फोकस। इसने कहा है कि फोकस के जो मुख्य फोकस है एफ, इसके अंदर रखी वस्तु, यानी कि ये लेंस और ये उसका मुख्य फोकस, तो इसके बीच रखी वस्तु की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है? मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है और ये उसका फोकस है, उसके बीच अगर कहीं भी रखी वस्तु है तो रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो पहली बात, इसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा बनेगा काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक। अब इस बात का क्या मतलब है? काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है कि आपको बड़ा दिखाई जरूर देगा लेकिन वास्तव में उतना बड़ा नहीं होगा, उसकी एक काल्पनिक होगी, अवश्य आप उसे कह सकते हो वह बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ये आपके तीन क्वेश्चन ये हो गए। हर लाइन के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ। तो पहली बात कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कम फोकस अंतर होता है सूक्ष्मदर्शी में। वस्तु का जो वस्तु कहां रखी जाती है? तो वस्तु रखी जाती है फोकस के अंदर। वस्तु कहां पर रखी जाएगी? फोकस के अंदर रखी जाएगी, ये लेंस और ये उसका फोकस, तो इन दोनों के बीच में रखी जाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। किससे बड़ा? वस्तु से बड़ा। और वस्तु का एक नाम आप देखोगे तो आपको फिजिक्स में एक नाम और मिलता है वस्तु का, बिंब। वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। अब आपको सर वस्तु वस्तु बता रहे हो, आप बिंब बता ही नहीं रहे, तो वस्तु को ही बिंब बोला जाता है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। यह एक आवर्धक शीशे की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? आवर्धक शीशे की तरह। कौन? सूक्ष्मदर्शी। आवर्धन का मतलब चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। अब ऐसा करता क्यों है? तो प्रतिबिंब द्वारा। इस बात को आप नोट डाउन करो, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या कह रहा है ये? इस बात को थोड़ा सा ध्यान सुनो कि प्रतिबिंब यानी कि
अब मैं दो चीजें बनाता हूं आपको समझाने के लिए। ये तो आपका होगा प्रतिबिंब, इसको बोलूंगा मैं प्रतिबिंब, और ये होगा आपका बिंब, यानी कि ये वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब। तो बड़ा बना दिया। एक बार कहां बना है कैसे बना है वो अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन शब्दों को समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो प्रतिबिंब द्वारा, यानी कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, यानी कि ये प्रतिबिंब हमारी आंख पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये प्रतिबिंब हमारी यहां आंख पर है जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण, खुली आंख द्वारा वस्तु पर बनाए गए कोण से बड़ा होता है। यानी कि ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इस बात का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका प्रतिबिंब है ए और बी, आंख पर ये कोण कितने डिग्री का बना रहा है, यानी कि आंख के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, और बिंब है जो आंख के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। मान लीजिए ये, अगर ये कोण मान लीजिए आपका 60 डिग्री का है, तो ये 40 का होगा, 30 का होगा, 20 का होगा, यानी कि ये कोण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब के साथ हमारी आंख जो कोण बनाएगी वो कोण बड़ा होगा, किससे, बिंब के साथ आंख का जो कोण बनता है उससे बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर बनाए गए कोण से बड़ा होता है। यानी कि दोबारा से फिर बता रहा हूं कि प्रतिबिंब, यानी कि ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमारी आंख के साथ जो कोण बना रही है वो कोण, और जो वस्तु के साथ हमारी आंख कोण बना रही है, यानी कि बिंब के साथ जो कोण बना रही है वो कोण, ये कोण होगा छोटा, बिंब का कोण छोटा और प्रतिबिंब का कोण होगा बड़ा। ठीक है, ये बात इसकी खास है, नोट करना। पूछ सकता है कि प्रतिबिंब में किसका कोण बड़ा होता है और कौन सा कोण छोटा होता है। तो आंख, सूक्ष्म दृष्टि में आंख प्रतिबिंब के साथ बड़ा कोण बनाती है और बिंब के साथ छोटा कोण बनाती है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उत्तल लेंस जितना वक्रीय होगा, यानी कि उत्तल लेंस जितना वक्रीय होगा, यानी कि एक तो उत्तल लेंस ये कम वक्रीय है और ये ज्यादा वक्रीय है। तो उत्तल लेंस जितना वक्रीय होगा आवर्धन उतना ही अधिक होगा। यानी कि एक तो मान लीजिए ये भी तो एक उत्तल लेंस बनेगा और ये भी एक उत्तल लेंस बनेगा, तो इसका क्या है, यानी कि इससे अगर वृत्त बनाएंगे तो ये बड़ा बनेगा और इससे वृत्त बनाएंगे तो ये छोटा बनेगा। तो जितना ज्यादा वक्रता होगी आवर्धन उतना ही ज्यादा होगा। तो उत्तल लेंस का जितना वक्रीय होगा उतना ही आवर्धन क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि फोकस कम होने से वस्तु का प्रतिबिंब आंख के और नजदीक बनेगा, वह आंख द्वारा बनाया गया कोण बड़ा होगा, वह वस्तु बड़ी दिखाई देगी। ये कह रहा है कि अगर वक्रता बड़ी होगी तो फोकस क्या होगा, फोकस कम होगा। याद करो मैंने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या फोकस की व्युत्क्रमणानुपाती होती है ना। तो वक्रता जितनी ज्यादा होगी फोकस उतना ही कम होगा, फोकस क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना फोकस कम उतना ही वस्तु प्रतिबिंब के नजदीक बनेगा। प्रतिबिंब होगा वो आंख के बिल्कुल नजदीक बनेगा, वह आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इधर ये हमारी आंख है, एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, तो कौन सा कोण बड़ा होगा, ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। तो जितनी ज्यादा वस्तु आंख प्रतिबिंब के नजदीक बनेगा और वह आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा, बड़ा होगा, और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी। वस्तु क्या दिखाई देगी, हमें बड़ी दिखाई देगी। अब आपको सर यहाँ पर तो आपने छोटा बताया था, ये दोनों ही मैं सिर्फ प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर प्रतिबिंब दूर बनेगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, कोण क्या होगा, छोटा। यानी कि कोण अगर छोटा होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और अगर कोण बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मैंने उत्तल लेंस लिया, ये उसका फोकस O, ये फोकस F, ये वस्तु AB। ठीक है, यहां से एक ये कोण, यहां से इसका हुआ यहां से, अब ये आभासी प्रतिबिंब है पीछे की ओर बनेगा और ये प्रतिबिंब बन गया बड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो इसका कोण, ये कोण क्या है, कम है, और ये कोण क्या है, ज्यादा। इस तरीके से चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे क्या बातें निकल के आती है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक
कम फोकस अंतर का सूक्ष्म उत्तल लेंस होता है। कम फोकस का क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इस पर जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तीसरी बात क्या है? वस्तु कहां पर रखेंगे? फोकस के अंदर रखेंगे। चौथी बात क्या है कि ये जो प्रतिबिंब हमारी आंख है वो प्रतिबिंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण बड़ा होता है, किससे? वस्तु के साथ जो हमारी आंख कोण बनाती है उससे। पांचवी बात, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जितनी ज्यादा, वक्रता जितनी बड़ी होगी उतना ही आपका आवर्धन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आवर्धन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वस्तु आंख के नजदीक प्रतिबिंब बनाएगी। अब आंख के नजदीक प्रतिबिंब बनाएगी तो कोण बनेगा ज्यादा, और ज्यादा कोण बनेगा, ज्यादा कोण बनेगा तो आंख पर जो वस्तु होगी वो हमें बड़ी दिखाई देगी। अगला है आवर्धन क्षमता। ये कोई खास बात नहीं है, वैसे इसको याद रखना है, लेकिन इसमें इतना ये अनुपात है, यानी कि एक डेरिवेशन टाइप चीज है, समझना। यह एक अनुपात होता है किसका? प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण, यानी कि प्रतिबिंब जो कोण बनाता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो कोण बनाता है, आंख पर जो कोण बनता है प्रतिबिंब का, उसे दर्शन कोण, वो होता है बीटा। और स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया अल्फा कोण, यानी कि वस्तु का आंख पर कोण, तो वो होगा अल्फा। तो आपका आवर्धन इन दोनों का क्या होता है? अनुपात। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा, यानी कि प्रतिबिंब कोण और वस्तु का कोण, इन दोनों का जो आपका अनुपात होता है उसे ही बोलते हैं आवर्धन। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में इसे 1 प्लस डी बटा में एफ लिखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 बटा में एफ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि डी इसका 25 सेंटीमीटर होता है, एफ इसकी फोकस दूरी होती है। तो इन दोनों का आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे है आवर्धन और आवर्धन क्षमता क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्टली मैंने एक किया है, आवर्धन क्या होता है? हमेशा रेखीय होता है, और आवर्धन क्षमता क्या होती है? आपकी कोणीय होती है, कोणीय आवर्धन क्षमता। देखो यह रेखीय आवर्धन होता है। अब आवर्धन क्षमता में देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को अपने स्पष्ट रूप से देखना चाहे तो वो हमारी आंखों से निकटतम कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर। तो इसी की ये बात कर रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के सापेक्ष कोणीय आवर्धन, ठीक है, और ये होता है रेखीय इधर वाला। अब अगली बात कह रहा है प्रतिबिंब व बिंब के आकार का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब के आकार और बिंब का जो आकार है इन दोनों का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब का आकार कितना है और बिंब का आकार कितना है, इन दोनों का जो आवर्धन होता, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही आवर्धन कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे करवा दिया था। लेकिन आवर्धन क्षमता क्या है? वही प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए कोण यानी कि बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण यानी कि अल्फा का अनुपात होता है। बस। आगे प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है और प्रतिबिंब की दूरी बढ़ाने पर इसका मान कम होता है। बस। फोकस दूरी के मान सापेक्ष, इन्फिनिटी माइनस में भी जा सकता है और इन्फिनिटी प्लस में भी जा सकता है, लेकिन यहां पर डीएफ व 1 प्लस डीएफ के बीच में रहेगा। ये इन दोनों के अंतर है। वैसे ये बड़ी क्लासों की बातें हैं, एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन बुक में दी हुई है तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था सरल सूक्ष्मदर्शी। कल हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। किस पर बात करेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर। ये छोटा सा टॉपिक है, और अगर आपको समझ में आई हो तो जरूर बताना, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो भी जरूर बताना। अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी समझ में आया हो तो भी जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं शायद स्पीड में बोल रहा हूं, तो वो भी आप मुझे बताना ताकि मैं उसको धीरे धीरे सुधार कर सकूं। क्योंकि आप जो मेरी पहली क्लास थी उस क्लास में और आज की क्लास में बहुत फर्क आ चुका है। ठीक है, और जिनका भी फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और जिनके सब्जेक्ट में साइंस, हिंदी और राजस्थान कल्चर कुछ लगता है, तो वो इन क्लासेस को, जो एमसीक्यू वाली क्लासेस हैं, उनको एक बार देख के चले जाना। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगा कि आपके राइट हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन वहां से जरूर मिल जाएंगे। और ये वैसे मैं अपने खुद के मुंह से नहीं बोलना चाहिए था,
रवि सर आपको बता देंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार एग्जाम दिया था तो उन्होंने बताया था कि सर आपकी क्लासेस में से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और इसके अलावा आपको और क्या बताना था, एलडीसी का एग्जाम है वो जो आपका हो चुका है, और आगे अब जो आपका एग्जाम है वो सीईटी का है। ठीक है, तो सीईटी के फॉर्म भी आ चुके हैं, वो भी आप भर देना। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया था, जो 12th वाला है वो सीईटी वाला थोड़ा बहुत चेंजेस है सब्जेक्ट सिलेबस में। ठीक है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसकी भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें और सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।